नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आपकी क्लास विगत कुछ दिनों से बाधित रही, नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माताजी के देहांत की वजह से कुछ दिन तक मैं क्लास नहीं ले पाया। अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं बच्चों, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। विश्वजीत कुमार जी, सद्दाम हुसैन जी, सुड्डू जी, अंजू गुप्ता जी, ललित जी, इंतजार जी, पवन सैनी जी, सद्दाम जी, ऋषि तिवारी जी, गौरव सिंह जी, लोकेश राजपूत जी, सत्येंद्र कुमार जी, हरविलास जी, अमरदीप कुमार मंडल जी, पप्पू जी, सोनू यादव जी, हरेंद्र चौधरी जी, ओमवीर जी, अभिषेक पटेल जी, पीयूष कनौजिया जी, पंकज कुमार जी, सुमंती कुमारी जी, अमन पाल जी, अजय कुमार जी, तपव्रत चौधरी जी, राम कुमार जी, सुखनाथ मंडूरी जी, सूरज जी, प्रदुम राज जी, धर्मेंद्र सिंह जी, कन्हैया जी, सोनू कुमार जी, मनीष कुमार जी, दिगंबर जी, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं भाई क्लास में, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को प्यारे बच्चे। तो लास्ट क्लास के अंतर्गत जो सेशन चल रहा था उसमें मैंने आप लोगों को सौर मंडल टॉपिक स्टार्ट कराया था। सौर मंडल में शनि ग्रह तक मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं। शनि ग्रह से आगे की चीजें जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है जी। चलिए तो प्यारे बच्चे, शनि के बाद जो ग्रह आता है वो ग्रह है अरुण। लेकिन उससे पहले, जिससे पहले कि अरुण की चर्चा करें, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि रोजगार जागरूकता मीटअप आरडब्ल्यू टीम का होने वाला है राजस्थान में। और राजस्थान में किस जगह पर? जयपुर में होने वाला है भाई। किस तारीख को होने वाला है? 7 अप्रैल को होने वाला है, 11 बजे, सुबह 11 बजे। 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे 12 मिलियन का सेलिब्रेशन होने वाला है। हमारे चैनल के 12 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उस खुशी में हम लोग इस बार जयपुर आ रहे हैं भाई। जगह कौन सी है? मन्नत मैरिज गार्डन, रिद्धि सिद्धि सर्किल, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान, ये जगह है। सुबह 11 बजे समय रहेगा और आरडब्ल्यू टीम आपके बीच वहां पहुंचेगी, उपस्थित रहेगी, ठीक है जी। आप में से जो कोई भी बच्चा जयपुर या उसके आसपास का रहने वाला है वो यहाँ मिलने को, टीम से प्रत्यक्ष मिलने को आ सकता है, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है बच्चों। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था अरुण के बारे में बच्चों। नेपच्यून अरुण ये रहा, और सॉरी नेपच्यून वरुण ये रहा, और यूरेनस यानी कि अरुण ये रहा। शनि के बाद अरुण और वरुण दो ग्रह रह जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं अरुण की, उसके बाद चर्चा करेंगे वरुण की। तो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें अरुण की, तो ये जो अरुण ग्रह है इसके बारे में आप यहां पर जानने को आप लोगों को मिलेगा। कुछ इस प्रकार की आकृति है अरुण ग्रह की। देखिए, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में जो है वो अरुण ग्रह ही है। क्या है ये? आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द साइज, इन साइज कौन सा है बच्चे? वो अरुण ग्रह ही है बच्चों, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण। प्यारे बच्चे, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए लेकिन झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री। अरुण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए लेकिन वो अत्यधिक झुका हुआ है, 97.5 डिग्री झुका हुआ है। 97.5 डिग्री का एक्सिकल बेंड है, एक्सिकल टिल्ट है। कितने का बच्चे? 97.5 डिग्री का एक्सिकल टिल्ट, अच्छी झुकाव अरुण का है बच्चों।
और इसीलिए अरुण को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लाइंग प्लैनेट के तौर पर हम लोग जानते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। एक्सिकल टिल्ट इसका, एक्सिकल बैंड इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों के बारे में चर्चा करें, सैटेलाइट्स के बारे में चर्चा करें उपग्रह, सैटेलाइट्स, अगर हम इनकी चर्चा करेंगे तो उपग्रहों की कुल संख्या जो है वो 27 है। उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है बच्चे? 27 सैटेलाइट्स हैं, 27 उपग्रह हैं इसके। अगर इस पर वायुमंडल की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर यहां मौजूद है। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर जो है यहां मौजूद है, और वो भी घना वायुमंडल मौजूद है। कैसा वायुमंडल मौजूद है? घना, डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद है। और इस वायुमंडल में अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैस की प्रधानता है। मीथेन गैस की प्रधानता है। अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, इन गैसों की प्रधानता है, जिसमें मीथेन गैस की प्रधानता ज्यादा है। और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता के कारण एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है। और वो लेयर जो है वो पृथ्वी से देखने पर हरी हरी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? हरी हरी दिखाई देती है। और यही कारण है कि इस ग्रह को, अरुण ग्रह को, हरा ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है, ये अरुण जो है कितने वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। इसको क्या कहा जाता है? हरा ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये। 97.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है, इसी कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, और यहाँ वायुमंडल इस पर घना मौजूद है। अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैस की प्रधानता है, और मीथेन गैस की परत के कारण ही अरुण हरा दिखाई देता है, और इसे हरा ग्रह कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, अच्छी तरीके से आप इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर वे में दे रखी हैं। देखिए, आकार के अनुसार ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप में से जो बच्चे लिखना चाहते हैं, वैसे मेरे साथ वहां लिख भी लिया होगा। जो चीज रह रही है उसको आप लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द साइज, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है बच्चे? तो 27 है। वायुमंडल यहाँ पर डेंस यानी कि घना है, और अधिक अक्षीय झुकाव के कारण, और अक्षीय झुकाव कितना है? लगभग 97.5 डिग्री का है। इसके कारण ही इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसको लाइंग प्लैनेट कहा जाता है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लाइंग प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सिकल टिल्ट। ठीक है जी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइंग प्लैनेट, लेटा हुआ ग्रह हम लोग इसको पुकारते हैं, हम लोग इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है जी, चलिए अब आप अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिए। एक भैया कह रहा है, सत्यलोक शर्मा जी, कितना समय क्यों लेता है? बेटा, जैसे जैसे सूर्य से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे यात्रा की अवधि बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूरी ज्यादा हो रही है। बुध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि सबसे पास है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण। तो अरुण काफी दूर स्थित है, इसीलिए उसे परिक्रमा करने में भी ज्यादा समय जो है वो लगता है।
चलिए भाई, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें वो आपने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। हरा पृथ्वी भी था बेटा शिवांशु सिंह जी, वो पारिस्थितिकीय रूप से हरा था, पारिस्थितिक रूप से हरा था, क्योंकि वहां हरी भरी वनस्पतियां मौजूद हैं, इसीलिए पृथ्वी को हरा ग्रह कहा जाता है। लेकिन वो पारिस्थितिक रूप से, अगर पारिस्थितिक रूप से शब्द नहीं जुड़ा है तो समझ लीजिए, अगर केवल कलर की दृष्टि से हरा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है तो कलर की दृष्टि से हरा ग्रह मेरे बच्चे अरुण ही है। ठीक है जी। अच्छा, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है बेटा? ये 84 वर्ष। वायुमंडल में मीथेन गैस की परत के कारण हरा दिखाई देता है तथा ये हरा ग्रह कहलाता है। रिवॉल्यूशन टाइम कितना है इसका? 84 ईयर्स। और ड्यू टू द लेयर ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर इट अपीयर्स ग्रीन एंड इज कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट। ठीक है जी, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। उम्मीद है आपने इस चीज का भी लेखन कार्य जो है वो कर लिया होगा और अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है जी। कुछ किताब में 82 सही 1/2 लिखा है, 97.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है बेटा इसका। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वरुण की, बात करते हैं नेपच्यून की। वरुण यानी कि नेपच्यून, आखिरकार ये क्या चीज है? किसे कहते हैं वरुण, किसे कहते हैं नेपच्यून? जरा समझने का प्रयत्न आप लोग करेंगे, वरुण क्या है, नेपच्यून क्या है। सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों यही है कि ये जो वरुण है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, क्योंकि इसके बाद प्लूटो था। प्लूटो वर्तमान समय में हम प्लूटो को ग्रह मानते ही नहीं है। वर्तमान समय में हम प्लूटो को क्या एक ग्रह मानते ही नहीं है। हम क्या मानते हैं? उसे बौना ग्रह मानते हैं। तो फिर अंतिम ग्रह कौन सा बचा? अंतिम ग्रह बचा आपका वरुण, नेपच्यून बचा। तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा बन जाएगा कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तब भी वरुण है। अब जाहिर सी बात है कि सूर्य से दूर है, ठंडा है, तो वायुमंडल घना होगा, एटमॉस्फेयर पाया जाएगा, वो भी डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाएगा। ठीक है जी, डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाएगा यहां। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम वरुण की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में पूरा करेगा। और कितने समय में पूरा करेगा? लगभग 164 वर्ष में पूरी करेगा। लगभग 164 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करेगा ये। कितने वर्ष में? लगभग 164 वर्ष में। लगभग 164 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा ये पूरा करेगा बच्चों। अच्छी तरीके से इस चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे हम। देखो वरुण ये है, वरुण की बात हम लोग कर रहे हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह यही है, फारदेस्ट टू द सन। द फारदेस्ट टू द सन इज, बस इतना लिखिए, फारदेस्ट टू द सन। ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह भी यही है, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। उपग्रह इसके कितने हैं बच्चों? तो 14 है। आंकड़ा किसमें है? लगभग में है। ठीक है। और आकार के अनुसार सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। इट इज द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बाय साइज। और सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में पूरी करता है। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ सन अबाउट 164 ईयर्स में कंप्लीट करता है। अच्छी तरीके से आप देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि सूर्य से सबसे दूर स्थित है इसीलिए सबसे ज्यादा समय लेगा। बृहस्पति, शनि, अरुण के बाद, इन 3 ग्रहों के बाद आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है सबसे बड़ा? बताओ कौन है सबसे बड़ा बेटा? सूर्य, सॉरी वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। किसका? सौरमंडल का। वरुण के बाद कौन आएगा? वो पृथ्वी आएगी। सर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? पृथ्वी की ज्वालामुखी पढ़ लो पहले। अन्य ग्रहों पर ज्वालामुखी वगैरह के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पृथ्वी के बारे में मैंने बताया, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा
सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सक्रिय, ये सब बताए हैं रोहितास मीणा जी। ठीक है सर, उसमें 88 डेज हैं, बुध में 88 डेज हैं बेटा, वो बुध के बारे में लिखा हुआ है, आप इस पे कंफ्यूज ना होइए। ये डाटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है 88 डेज, ये बुध के बारे में है, ये मरकरी लिखा हुआ, देखो मरकरी। मैं केवल इस इमेज को समझा रहा हूँ, ना कि इस डाटा को। ये डाटा बुध के बारे में लिखा हुआ है, मरकरी के बारे में लिखा हुआ है, देखिए मरकरी के बारे में डाटा है ये। ठीक है, खैर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के केवल वरुण के बारे में समझना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पर चलेंगे। ग्रह कंप्लीट हो गए आपके, क्या ग्रह कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप सब लोगों ने वरुण के बारे में भी लिख लिया होगा। जिसने अभी भी नहीं लिखा है वो फटाफट से लिख ले भाई, देर ना लगाएं प्लीज कृपया करके। अब हम उपग्रह के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सर जी थोड़ा हट जाओ प्लीज बेटा, बिल्कुल हट गया, लो हट गया, और हट जाता हूँ। ठीक है, अब कर लिख लो फटाफट। ठीक है भाई, अब उपग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मैंने सौर मंडल में आपको बताया था, सूर्य, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्काश्म उल्कापिंड व उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु व पुच्छल तारे, धूमकेतु व पुच्छल तारे। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें जो है प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी चीजें जो है सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। सोलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। सोलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, सौर मंडल के अंतर्गत आती हैं। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अगर हम चर्चा करें मेरे प्यारे बेटा सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की, तो इनमें सूर्य के बारे में हम लोग चर्चा आपके साथ कर चुके हैं, ग्रहों की चर्चा हम लोग आपके साथ कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है, उपग्रह है, सैटेलाइट्स, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है जी, इसकी चर्चा करेंगे, उपग्रहों की चर्चा करेंगे। देखिए उपग्रह क्या होते हैं, ये कुछ एक उपग्रह है ये वाला, हालांकि कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मेरे प्यारे बच्चे उपग्रह क्या होता है, वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा या मार्ग में चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, बशर्ते कि उनका स्वयं का प्रकाश या ऊर्जा न हो। शर्त यह है कि उनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा एक निश्चित कक्षा या मार्ग में, कक्षा या मार्ग, कक्षा क्या होती है, मार्ग होता है, ऑर्बिट होता है, उसमें जो चक्कर लगाएगा, मान लो ये आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहा है, तो ये चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड जो है, इसी को हम उपग्रह कहते हैं, इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को उपग्रह कहते हैं, इसी को सैटेलाइट कहते हैं। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, किसी तारे के चारों ओर अगर चक्कर लगाए वो आकाशीय पिंड क्या कहलाता है, ये एक तारा है सूर्य, और अगर कोई आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो वो ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, वो ग्रह कहलाता है, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र इत्यादि। ग्रहों की चर्चा हो चुकी है, उपग्रहों की चर्चा मैं आपके साथ इस समय कर रहा हूं बच्चों।
ठीक है जी। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बेटा हम लोग चर्चा करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उपग्रह के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें कुछ बताई हैं। क्या होता है उपग्रह? वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा न हो तथा जो किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाते हो, उपग्रह कहलाते हैं। बस ये चीज है। अच्छा, हर ग्रह के कितने उपग्रह हैं मैंने ग्रहों के साथ साथ कवर करा दिया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ये भी मैंने आपको बृहस्पति ग्रह में ही बता दिया था कि गैनीमेड नामक उपग्रह जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक उपग्रह है डीमोस, और डीमोस नामक उपग्रह जो है बच्चे वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका? मंगल ग्रह का उपग्रह है। डीमोस नाम है उसका। क्या नाम है? डीमोस नाम है उसका। मंगल ग्रह का उपग्रह है बच्चों। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ये मंगल ग्रह का उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड किसका? बृहस्पति का। और डीमोस किसका? मंगल का। अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है जी। ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रिटन तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, वे आकाशीय पिंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जिनका स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा ना हो तथा जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हो उपग्रह कहलाते हैं। दोज सेलेस्टियल बॉडीज दी विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी एंड रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? चंद्रमा इसका एग्जाम्पल है बच्चों। चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है बेटा। किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ये वाली लाइन फटाफट से आप उतार लेंगे। इसके बाद उपग्रहों में जो शेष चीज रह गई है वो चीज भी मैं आपको लिखा देता हूं और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो सौर मंडल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी ओर आप लोगों को लेकर चलता हूं बच्चों। ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई चीज अगर दिक्कत दे रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना कि गुरुजी ये चीज हमारी समझ में नहीं आई है। मैं तुरंत तत्काल उसको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है। क्या कोई कृत्रिम उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है, लेकिन सूर्य से इतनी दूर वो होना चाहिए कि वो आग की लपेट में जलकर राख ना हो जाए। लगा सकता है। ठीक है जी। चलिए, कोई बात नहीं बेटा रोहिता मीणा जी, बिल्कुल अगर कोई टॉपिक रहेगा तो उसे कवर करा देंगे। ठीक है भाई। चलिए, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों उपग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रह, प्लैनेट्स और आपके उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स। ये किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ये ग्रह हैं। मैंने आपको बताया था बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी बच्चों कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस, डीमोस, बृहस्पति के लगभग 95 हैं, लगभग
95 है। शनि के लगभग 145 उपग्रह हैं। अरुण के मेरे प्यारे बच्चे 27 के आसपास हैं और वरुण के लगभग 18 उपग्रह हैं। ठीक है, सॉरी 14 उपग्रह हैं। वरुण के लगभग 14 उपग्रह हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये ग्रह और उपग्रहों की लिस्ट है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये कौन सा है? तो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वो है मेरे बच्चे गैनीमेड। और गैनीमेड किसका है? बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। कौन सा है? गैनीमेड। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम ये कौन सा है? ये है डीमोस। डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है भाई? मंगल का। डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का, मार्स का उपग्रह है। बस यही क्वेश्चंस आपसे उपग्रहों से संबंधित बन सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को करा दी है, आपने लिख भी लिया होगा, मेरे साथ पूर्ण विश्वास है। हाँ, जुपिटर के लगभग 95 हैं भाई, लेटेस्ट डाटा है आपके सामने। सबसे छोटा डीमोस ही है बच्चों। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आएंगे ये बच्चे कंफर्म नहीं कहा जा सकता। कितने क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे वो एग्जामिनर के ऊपर है। 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, 6 आ जाएं, एग्जामिनर के ऊपर है कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे साथी अगर हम चर्चा करें तो क्षुद्र ग्रह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको। देखो, सूर्य कंप्लीट, ग्रह कंप्लीट, उपग्रह कंप्लीट। अब मैं क्षुद्र ग्रह इसकी चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, एस्टेरॉइड्स की चर्चा करने जा रहा हूं। ये होते क्या है जरा अच्छी तरीके से देखते चलिए मेरे साथ साथ कि एस्टेरॉइड्स आखिरकार क्या होते हैं। प्यारे बच्चे, क्षुद्र ग्रह एक्चुअल में जैसे आपने देखा होगा कि ये सूर्य देवता हैं, आपके सूर्य नारायण हैं, सूर्य देवता हैं, सन है, और यहां पर एक ग्रह है मंगल, मंगल ग्रह है, और यहां पर एक ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह है, ये जुपिटर है, ये मार्स है। मंगल और बृहस्पति 2 ग्रह हैं। ठीक है जी। मंगल जो ग्रह है उसका गुरुत्वाकर्षण बल यहां तक काम करता है। बृहस्पति जो ग्रह है उसका गुरुत्वाकर्षण बल यहां तक काम करता है। ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी में विस्फोट होते हैं और उन विस्फोटों को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। उन विस्फोटों को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। अच्छी तरीके से समझिए, किस चीज के विस्फोट? ज्वालामुखी के विस्फोट। इसी प्रकार कुछ विस्फोट मंगल में भी होते होंगे, बृहस्पति में भी होते होंगे। और मंगल और बृहस्पति में ऐसे विस्फोट हुए कि इनके टुकड़े इनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए। कुछ विस्फोट मंगल में हुए और टुकड़े इसके बाहर आ गए, इसके गुरुत्वाकर्षण के। मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल में ये टुकड़े नहीं है। कुछ विस्फोट बृहस्पति में हुए और बृहस्पति के टुकड़े भी
इसके गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से बाहर आ गए और मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच रहते हुए वो सूर्य की परिक्रमा करने लग गए। किसकी परिक्रमा करने लग गए? सूर्य की परिक्रमा करने लग गए। न तो अब वो मंगल के ग्रेविटेशनल फोर्स में है, न बृहस्पति के ग्रेविटेशनल फोर्स में है। अब वो किसके ग्रेविटेशनल फोर्स में है बच्चे? वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में। न वो मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल में है, न बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल में है, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में है। और सूर्य के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण बल में फंसकर सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं को मेरे बच्चे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? इनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इनकी बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच ही मौजूद है। इनकी बेल्ट कहां मौजूद है बच्चों? मंगल और बृहस्पति के बीच। आपसे पूछा जाए कि बताओ क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या आंसर लगाओगे कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है जी। ये है क्या? ये मंगल और बृहस्पति के टुकड़े हैं, उन्हीं के विस्फोट के कारण निकले हैं, लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण बल में नहीं है। ठीक है। अब इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? आखिरकार कितने क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं? इस संबंध में कोई कंफर्म डाटा नहीं है, अनुमानित डाटा है। कुछ पुस्तकों में अनुमानित संख्या 40,000 लिखी है, कुछ पुस्तकों में 1.25 लाख लिखी है। इसीलिए अनुमानित संख्या में नहीं लिखा रहा, वो अभी जो है कंफर्म नहीं है कि कितने क्षुद्र ग्रह हैं। कंफर्म होगा तो आपको बताया जाएगा। अमित कुमार पासवान जी, सपने देखिए नींद नहीं आएगी। अभी आपने सपने ही नहीं देखे, कुछ कर गुजरने का मादा ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर जाहिर सी बात है नींद आएगी। हाँ, सपने देख लोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, जो मैंने आपको समझाया वो आराम से यहां पर लिखा हुआ है। मंगल और बृहस्पति में हुए विस्फोटों के फलस्वरूप इन्हीं के कुछ टुकड़े इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा से बाहर आकर इन दोनों के बीच में रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। As a result of explosion in the Mars and Jupiter, some of these fragments are moving around the sun while being outside in the limits of the gravitational field of these two. Being in the middle of these two, they are called asteroids. ये केवल मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं और कहीं ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में ये चीज आ गई होगी। अभी कुछ बच्चों ने लिख भी लिया होगा, हो सकता है मेरे साथ। जिसने नहीं लिखा वो फटाफट से लिख ले, मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए। हिंदी की क्लास नहीं हो रही, हो सकता है बेटा कोई दिक्कत हो। हिंदी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर। ये ज्यादा स्पीड के कारण, स्पीड की बात नहीं है, विस्फोट इतना तगड़ा हुआ कि ये उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए, बस इतना समझो। विस्फोट के कारण इनको इतनी स्पीड प्राप्त हो गई कि ये उसके धरातल को, उसके गुरुत्वाकर्षण को चीर कर बाहर निकल आए। सर आप बहुत दिनों बाद आए हैं? हाँ बेटा, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, माता जी के देहांत की वजह से बहुत दिन बाद आया हूँ। ठीक है, चलिए। सर आप भूगोल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिख लिया होगा बेटा आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आपको लेकर चलता हूं। उल्काश्म और उल्का पिंड, वो कॉन्सेप्ट है जो सौर मंडल है, उसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है मीटियर्स एंड मीटियोराइट्स। उल्काश्म उल्का पिंड। झारखंड पुलिस का पेपर होने के बाद ऐप पर रिकॉर्डिंग क्लासेस की रहेगी या नहीं रहेगी, कंफर्म नहीं कह सकते बेटा। जैसा नोटिफिकेशन वीडियो में अंकित सर ने आपसे वायदा किया था, बस वही रहेगा। मैप पर बता दीजिए बेटा। अल्पा मौर्य जी, मंगल और बृहस्पति मैप पर नहीं बताए जा सकते, मैप केवल पृथ्वी का होता है, यह अलग ग्रह है। अब आपने तो वही बात कर दी कि मैं एक बार समझा रहा था बुद्ध के बारे में, तो एक बच्चा बोला कि बताओ सर कौन से महाद्वीप में बुद्ध पाया जाता है,
तो महाद्वीप पृथ्वी से संबंधित हैं अल्पा मौर्य जी। और ये बुध शुक्र पृथ्वी, ये सौरमंडल की बात हो रही है, यानी पृथ्वी से बाहर की बात हो रही है। तो मैप पर नहीं समझाया जा सकता है, इसका कोई मैप नहीं है। इमेज बनाए जा सकते हैं और हर चीज को इमेज बना बना के मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां भी इमेज बना हुआ है। मीटियर्स एंड मीटियोराइट्स क्या होते हैं? देखो, ये हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य नारायण हैं। ये रहे सूर्य देवता सूर्य नारायण। सूर्य नारायण है, सन इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये सन है भाई। पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी यानी कि अर्थ। ये है आपकी बच्चों, ये पृथ्वी है। इसके बाद हम बात करेंगे अरुण और वरुण की। जरा देखिए यहां पर अरुण आपका ये रहा, वरुण देख लीजिए आप, वरुण ग्रह ये रहा नेपच्यून। नेपच्यून, ये नेपच्यून ये रहा। अच्छा, सूर्य की परिक्रमा कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी कर रहे हैं जो वरुण से काफी दूर हैं। वरुण से काफी दूर हैं, नेपच्यून से भी काफी दूर हैं, और ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। यहां तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रॉपर काम नहीं करता। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां तक प्रॉपर वर्क नहीं करता, ठीक है जी। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहां तक प्रॉपर वर्क नहीं करता। ऐसे क्षेत्रों में भी यहां कुछ आकाशीय पिंड हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, चूंकि सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स यहां प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए अनियमित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। धूल व गैस के कणों से ये निर्मित हैं, डस्ट एंड गैस पार्टिकल से बने हुए हैं। डस्ट एंड गैस पार्टिकल से बने हुए हैं। और जब कभी ये सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आते हैं, एक शब्द लगा हुआ है रिलेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा कि नजदीक आ गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अपेक्षाकृत नजदीक आ गए हैं। पहले 15 करोड़ किलोमीटर दूर थे और अब 10 करोड़ किलोमीटर दूर आ गए हैं। 10 करोड़ किलोमीटर दूरी अब इनकी रह गई है। पहले 15 करोड़ किलोमीटर दूर थे, अब 10 करोड़ किलोमीटर दूर रह गए हैं। अब कितने दूर रह गए? 10 करोड़ किलोमीटर दूर रह गए, यानी कि अभी भी बहुत दूर है लेकिन अपेक्षाकृत नजदीक आ गए हैं। और जब कभी अपेक्षाकृत नजदीक आ जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगेंगे। सूर्य के प्रकाश से क्या होने लगेंगे? प्रकाशित। अधिक ऊष्मा इनको मिलने लगेगी। क्या मिलने लगेगी? अधिक ऊष्मा इनको मिलने लगेगी। और अधिक ऊष्मा के कारण मेरे बच्चे क्या होगा? अधिक ऊष्मा के कारण इनके धरातल पर मौजूद धूल व गैस के कण, धूल व गैस के कण इनके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर एक पूंछ वाले तारे के समान आकृति दिखाई देगी, क्योंकि आकाश में प्रत्येक चमकती हुई चीज, आकाश में प्रत्येक चमकती हुई चीज हमें तारा दिखाई देती है। शुक्र भी जब चमकता है तो हम उसको भी तारे की संज्ञा देते हैं। और ये कैसा तारा है? पूंछ वाला तारा। और इसको हम क्या कह देते हैं? पुच्छल तारा। कॉमेट्स अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा। क्या है कॉन्सेप्ट पुच्छल तारे का? मैंने आपको बताया ना, धूल व गैस के कण जो सूर्य से काफी दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो जब कभी सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आते हैं तो उन धूल व गैस के कण उनके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। वो मेरे प्यारे बच्चे पूंछ वाले तारे के समान पृथ्वी से देखने को लगते हैं, देखने को मिलते हैं। पुच्छल तारा उनको कहते हैं। पुच्छल तारे की जो पूंछ है ना, वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। बोलो बच्चे, किस दिशा में होती है? हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में पुच्छल तारे की पूंछ होती है, ठीक है जी।
अच्छा, हेली एक पुच्छल तारा है, एक उदाहरण है, 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था और भविष्य में 2062 में देखे जाने की संभावना है। भविष्य में 2062 में 2062 में देखे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। भविष्य में कब देखेगा भाई? 2062 में। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैं आपको समझा रहा हूं। धूमकेतु वो पुच्छल तारे, अभी उल्कास मोल का पिंड लग गया था, उल्कास मोल का पिंड इसके बाद समझाऊंगा। धूमकेतु पुच्छल तारे समझाया है। देखो, कुछ इस प्रकार की आकृति हमें धूमकेतु पुच्छल तारे की दिखाई देती है। ये पिंड है और ये उससे धूल व गैस के कण बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से हमें एक तारे नुमा पूंछ वाले तारे की समान आकृति दिखाई देती है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं। देखिए, जो बच्चे लिखने वाले हैं मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट फटाफट लिखते चलिएगा। ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सनीदेव राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे मेहनती होते हैं ना, वो मेहनत की मिसाल कायम करते हैं, भगवान भी देखता है, सिलेक्शन दिलाता है उनको। सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा या मार्ग में चक्कर लगाने वाले धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिंड जब कभी सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगते हैं तथा अधिक ऊष्मा पाकर इनके धरातल पर स्थित धूल व गैस के कण इनके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। यही चीज मैंने आपको समझाई है। ठीक है जी। लिविंग इन कोल्ड एंड डार्क रीजन्स अवे फ्रॉम द सन, द celestial bodies made of dust and gas which revolve around the sun is an irregular orbit or path. Whenever they come relatively close to the sun, so they start getting illuminated by sunlight, and after getting more heat the dust and gas particles located on their surface start coming out and leaving their surface। बच्चों ठीक है जी, जिसने अभी भी नहीं लिखा फटाफट से लिखिए बच्चे, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूं। सर ये धीरे धीरे प्रतिनिधि और आ रहा है, क्या पृथ्वी टकरा कहने का क्या है? वह हिंदी तो सही लिख लो महेश कुमार जी, ये तो तुम अंग्रेजी भी नहीं लिख रहे, हिंदी तो लिख लो। तुम अपनी भाषा तो समझ में आनी चाहिए, तुम्हारी भावना समझ में आ जाए तो तुम उत्तर दो। ये टकरा नहीं सकता पृथ्वी से, ये सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में चक्कर लगा रहा है। बाई चांस 0.001% अगर ये उल्कास मूल का पिंड बन गया तो ये टकरा सकता है, अदरवाइज टकराने की संभावना बहुत कम है। और अगर टकराने की संभावना भी होगी तब भी तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि भारत, चीन, रूस, अमेरिका, इनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं कि अगर ये टकराने आएगा तो उसको आकाश में ही नष्ट कर दिया जाएगा, टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े अपने आप टूट जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इतना लिख लिया होगा आपने। अच्छा, पृथ्वी से देखने पर एक पूंछ वाले तारे के समान आकृति दिखाई देती है तथा इसे पुच्छल तारे की संज्ञा दे दी जाती है। किसकी संज्ञा दे दी जाती है? पुच्छल तारे की बच्चों, है ना। When viewed from the earth, a star-like shape appears with a tail, gives and it is given the noun of comets। ये भी देख लो बच्चों। इसके बाद प्यारे साथी यहां पर देख पा रहे हैं आप, हेली एक पुच्छल तारा है जो प्रति 76 वर्षों के बाद हमें दिखाई देता है। हेली इज अ कॉमेट विच इज विजिबल टू अस आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है जी, अब आप लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करा दिया क्लियर। आज की जितनी भी क्लास हुई उसमें सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई हैं। अगर कोई चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे बता दीजिए। सचिन शर्मा जी कह रहे हैं कि एक बार बैक कर दीजिए। अभी बैक करता हूं बेटा, पहले इसको लिख लो उसके बाद बैक कर देता हूं। ठीक है जी। सूर्य का करीबी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है बेटा। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
प्रशांत सिंह जी कह रहे हैं फिगर से सब समझ में आ गया, लिखने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। धूल व गैस तो पूरी आकाश गंगा में होता है रमेश कुमार जी, ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही हो। धूल व गैस के बादल जब कण जब संयुक्त होते हैं तभी तारों का ग्रहों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण होता है, तारों से ग्रह बनते हैं, विस्फोट होता है जब। सर जी जब अर्थ कब नष्ट होगा? जब सूर्य में विस्फोट होगा तो अर्थ नष्ट हो सकता है। सर जी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हो गया। ये देखो लास्ट पिछला वाला स्लाइड जिसने नहीं लिखा हो। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, अब इस क्लास का हम समापन करने जा रहे हैं और क्लास का समापन करने के बाद कल हम आपसे मुलाकात करेंगे। सिलेबस को कल इससे आगे लेकर आपके लिए चलेंगे। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कराएंगे, पृथ्वी की गतियां। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।